पत्रकारों को आपने गालियां दी, बहुत बदतमीज है तुम्हारा रिपोर्टर। लेकिन आपने भी तो उनसे बदतमीजी करी। बदतमीजी फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे, ऐसा कहने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 76वां जन्मदिन है। लालू हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण राजनेता हैं। हालांकि लालू की चर्चा उनके ठेठ अंदाज और चुटीली मजाकिया बातों के लिए होती है, लेकिन लालू बेहद गंभीर, बहुत सीरियस राजनीतिज्ञ हैं। उनके बारे में अगर वीडियो बनाए जाएं तो सैकड़ों घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन आज मैं लालू के बारे में कुछ ही बातों का जिक्र करूंगा। कुछ प्रसंग लालू की जीवनी द किंग मेकर लालू प्रसाद की अनकही दास्तान से लिए गए हैं, तो दो और प्रसंग हैं जो सोशल मीडिया से लिए गए हैं। एक प्रसंग फेसबुक पेज दालान के रंजन जी का है और दूसरा ट्विटर पर मिला है। तो चर्चा करते हैं लालू प्रसाद के जीवन के कुछ पहलुओं पर, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। शरद यादव ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि राजनीति में लालू थोड़े असावधान हो सकते हैं, लेकिन निजी जीवन में वह बेहद शानदार व्यक्ति हैं। लालू यादव धत बुड़बक और का फजूल का बात करते हो, ये अक्सर कहते हुए सुने जाते हैं। लालू का धुत बुड़बक कहना काफी चर्चा में रहा है और आज भी कॉमेडियन इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। लालू की जीवनी लिखने वाले जयंत जिज्ञासु से कुछ दिन पहले दैनिक जागरण ने बातचीत की थी। उसमें जयंत ने बताया था कि महात्मा गांधी अपने समय की उपज कहे जाते थे। लालू यादव भी अपने समय की विडंबनाओं और सामाजिक असमानताओं के बीच उभरे थे। जेपी मूवमेंट ने एक तरह से लालू यादव, सत्यपाल मलिक और शरद यादव को बनाया है। लालू यादव ने बिहार में एक सियासी प्रतिमान स्थापित किया। लालू यादव ने लोगों को आत्महीनता की स्थिति से बाहर निकाला। जो लोग सुप्तावस्था में थे उनको झकझोरा, उनको जगाया। उनके शब्दकोश और बातों में नेतृत्व की बात थी। कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू ही रहे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। लालू यादव के निजी जीवन पर बात करें तो वो खाना बनाने और खाना खाने दोनों के बेहद शौकीन हैं। कुछ समय पहले राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लालू बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और जब वे दिल्ली में थे तो राहुल गांधी उनके हाथ का बना खाना खा चुके हैं। लालू प्रसाद एक शानदार कुक हैं। वे मटन और मछली बहुत अच्छा बनाते हैं। खाने पीने के शौकीन हैं। उनको आम, लिट्टी और दही ज्यादा ही पसंद है बाकी चीजों से। आपको यह भी बता दूं कि लालू को बचपन से मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता था। अपनी ऑटोबायोग्राफी गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी में लालू बताते हैं कि उनको बहुत कम उम्र में ही मिमिक्री का शौक हो गया था। लालू अपने आत्मकथा में बताते हैं कि मैं नहीं जानता कि मिमिक्री कहाँ से सीखी, लेकिन मैं इसमें बहुत अच्छा था। मेरे दोस्त और मेरे शिक्षकों को यह खूब पसंद आता था। मेरे स्कूल में एक बार द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक खेला गया। मैंने उसमें शायलॉक का रोल किया था। लोगों को मेरी डायलॉग डिलीवरी बेहद पसंद आई थी। राजनीति में भी लालू की डायलॉग डिलीवरी के लोग दीवाने हो जाते हैं। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. ये गप है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, जादू फूटे वाला है वो।
जादुए के बेवकूफ समझता है। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। रामदेव तो बोला था लोगों को कि हम योगासन करेंगे रामलीला मैदान में, आज जब पुलिस आई तो कुदासन कर दिया। यह लड़की का कपड़ा पहन के भागा, ब्लाउज फरवा कर। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। हम लोग नहीं समझते हैं, हमको भी फायदा होता। हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 और 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ कै लाख हो जाता। बैठ के चापते रहते हम लोग। मोबाइल में निकाला, मम्मी बचवा सब ठगा गया, मम्मी अच्छा दिन 15.5 लाख रुपया। याद आ गया हमको, एक लिख के लाए हैं हम। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो ये तो थी लालू प्रसाद के बारे में कुछ मजेदार बातें, कुछ रोचक प्रसंग। अब आते हैं दालान वाले रंजन की पोस्ट यानी श्री लालू प्रसाद कल, आज और कल पर। रंजन लिखते हैं प्री 1990 यानी 1990 के पहले की बात। महान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर सन 1988 में ही प्राण त्याग चुके थे और उनके बाद लालू विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। सन 1989 यानी 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा भागलपुर दंगे को संभाल नहीं पाए और समस्त मुस्लिम वोट कांग्रेस से समाजवादियों की तरफ मुड़ा। 1990 का चुनाव कांग्रेस हार गई। 1990 का साल तत्कालीन जनता पार्टी में बिहार विधानसभा चुनाव का टिकट बांटने का पावर बड़हिया वाले कपिल देव बाबू को मिला। स्वयं टिकट नहीं लेकर उन्होंने सबसे ज्यादा टिकट यादव समाज के लोगों को दिया। शायद 60 से अधिक यादव विधायक बनकर आए। लालू जी ने अपनी चुनौती पेश की। वीपी सिंह लालू को पसंद नहीं करते थे, सो वीपी सिंह ने दलित पुरोधा बाबू राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। वीपी सिंह और चौधरी देवीलाल में नहीं पटती थी, सो देवीलाल ने लालू को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया। लेकिन राम सुंदर दास को हराना लालू के वश के बाहर की बात थी। सो वीपी सिंह से अपनी अदावत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर ने रघुनाथ झा को डमी उम्मीदवार बनाया। जनता पार्टी के विधायकों की मीटिंग शुरू हुई और इस बीच खुफिया विभाग के सीनियर अफसरों को वायरलेस मैसेज गया कि रामसुंदर दास के आवास पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। संदेश साफ था कि रामसुंदर दास मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। लेकिन अगले ही क्षण यह खबर आई कि विधायकों की मीटिंग में लालू प्रसाद ने मात्र 3 वोटों से रामसुंदर दास को हरा दिया। लालू को 59 यानी 59, रामसुंदर दास को 56 और लालू के डमी उम्मीदवार रघुनाथ झा को 19 या 20 वोट मिले थे। अगर चंद्रशेखर रघुनाथ झा को नहीं लड़ाए होते तो शायद रामसुंदर दास ही मुख्यमंत्री बनते। राजनीति दबंगई का खेल है। लेकिन अभी तक लालू जी का सामाजिक न्याय शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते अपनी कलम से जो पहला आदेश दिया वो RT शर्मा प्रमोटी IAS को अपने गृह जनपद गोपालगंज का DM बनाने का था। संदेश साफ था कि उनकी लोकल राजनीति किस दिशा में जाने को है। बिहार में
सब कुछ ठीक चल रहा था। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री वीपी सिंह और उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के बीच तनाव बढ़ने लगा। चंद्रशेखर इन दोनों की अदावत के बीच अपना भविष्य भी देख रहे थे। जुलाई अगस्त आते आते एक रोज चौधरी देवीलाल ने 25 सितंबर 1990 को अपना 75वां जन्मदिन मनाने की घोषणा की और इस मौके पर दिल्ली में रैली करने की भी घोषणा कर दी। निशाना प्रधानमंत्री का पद था। करीब 75 लाख लोगों की भीड़ आने की चर्चा ने निश्चय ही वीपी सिंह को अत्यंत दबाव में ला दिया। मुलायम सिंह, लालू प्रसाद और शरद यादव मूलतः जाट नेता चौधरी देवीलाल के ही शिष्य थे। वीपी सिंह ने अत्यंत घबराहट में देवीलाल की रैली के पहले ही मंडल आयोग लागू कर दिया। अब मुलायम सिंह, लालू प्रसाद और शरद यादव के पास देवीलाल को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वीपी कुछ महीनों के लिए अपनी कुर्सी सुरक्षित कर चुके थे। पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जीवन से ही जहानाबाद के रामजतन सिन्हा और लालू के बीच अदावत रही और लालू येन केन मुख्यमंत्री बन चुके थे। रामजतन सिन्हा की पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों पर पकड़ थी। उन्होंने मंडल के खिलाफ अपना बिगुल फूंक दिया। महाचंद्र और बिन आवास राजनीति करने वाले अनिल शर्मा भी इस आग में कूद गए। लालू हैरान और परेशान थे। जिस भूमिहार के साथ वो बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले थे, उन्हीं भूमिहारों ने उनके खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। लालू की परेशानी का कारण भी था क्योंकि सन 1977 के कर्पूरी सरकार द्वारा जारी आरक्षण को भूमिहारों ने मौन रूप से स्वीकार कर लिया था, लेकिन राजपूतों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। इस बार वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद पर देख मोहित हुए राजपूत मौन रह गए और व्यक्तिगत अदावत को आग बनाकर रामजतन सिन्हा लालू जी की कुर्सी हिलाने लगे। लालू ने इस परेशानी में भी बंद दरवाजा 2 मीटिंग की, यानी क्लोज डोर मीटिंग्स की, सिर्फ भूमिहार छात्रों और बुद्धिजीवियों के साथ। लालू ने बहुत समझाया उन्हें कि आप लोग शांत रहिए, लेकिन जो क्षेत्र अपनी बोली के चलते नक्सल पैदा कर चुका हो वह कहाँ शांत होता। अंत में लालू ने अपना फर वाला गमछा, छोटा सा गमछा, कंधे पर डाला और कमरे से निकल गए। जहानाबाद और पटना की कुंठा में समस्त बिहार के भूमिहार निशाने पर आ गए। श्री बाबू के राज से ही खार खाए बाकी के सभी सवर्ण मौन रह गए और अक्टूबर 1990 के बाद से लालू ने सामाजिक न्याय शुरू किया। लेकिन यह सामाजिक न्याय कम, एंटी भूमिहार माहौल ज्यादा बना और उसका फल हुआ कि 1995 में लालू और मजबूत बनकर निकले, बेहद मजबूत। वोट समस्त जातियों का और काम सिर्फ अपनी जाति का। अपमानित होकर नीतीश कुमार भी 1994 में अलग हुए। सभी अलग होते गए और लालू प्रसाद का माई समीकरण मजबूत होता गया। 1990 के बाद बिहार पिछड़ता गया, पहले से भी पिछड़ा था, लेकिन मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति का जब सभी राज्यों ने लाभ उठाया, बिहार तब जातिवाद की आग में पक रहा था। सन 2000 का चुनाव लालू हारे तो कांग्रेस ने इन्हें होलिका बनकर बचा लिया। खुद कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन लालू की राजनीति जिंदा रही। नीतीश नए जमाने के नायक बने। 2010 में बिहार की जनता ने नीतीश को 3/4 बहुमत दिया और लालू मात्र 22 सीटों पर आ खड़े हुए। लेकिन समय के बलवान के आगे भाग्य भी झुकता है। 2014 में पुनः नीतीश कुमार लालू की शरण में आए, वापस लौटे, पुनः आए। वरिष्ठ पत्रकार नलिन वर्मा लिखते हैं कि लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उनके पैतृक गांव आवास पर एक दुरुस्त चौकी भी नहीं थी और आज घर के नन्हे बच्चे भी टीका लगवाने चार्टर्ड प्लेन से पटना से दिल्ली जाते हैं। सब भाग्य है, प्रचंड भाग्य। अगर जिन होता तो बाकी के भाई भी कुछ ऊंचाई पर होते, अगर कर्म होता तो अपना बिहार भी थोड़ा ऊपर होता। इन तमाम भाग्य के बाद भी लालू जी की राजनीतिक समझ जबरदस्त है।
इतना जमीनी नेता कोई और नहीं है। आप कभी इनके साथ बैठें, दूर से आते आदमी की चाल से ये पकड़ लेते हैं कि कौन जाति का होगा और किस काम के लिए आ रहा होगा। जनता से प्रेम भी करते हैं और जनता को हड़का के भी रखते हैं। और हाँ, आप एक जबरदस्त पिता भी हैं। तो ये दालान फेसबुक पेज के रंजन की पोस्ट थी। दूसरी चर्चा एक सोशल मीडिया पोस्ट की है। वो चर्चा जब आडवाणी को लालू ने गिरफ्तार किया था रथ यात्रा के दौरान, उसकी है। साल था 1990। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने और पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने के फैसले ने पूरे देश का सियासी पारा बढ़ा दिया था। इंदिरा और राजीव के दौर से फाइलों में गुमनाम पड़ी मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करते ही भारत दो हिस्सों में बंट गया। रिपोर्ट लागू करने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह रातों रात गरीब पिछड़ों के मसीहा घोषित कर दिए गए। इस राजनीतिक उथल पुथल के कारण मजबूत पिछड़ी जातियां जनता दल के इर्द गिर्द जमा होने लगी थी। ये वो दौर था जब एक अधिसूचना ने सभी राजनीतिक दलों के वोट बैंक को तोड़कर रख दिया था। देश दो हिस्सों में बंट गया था। मंडल के लागू होते ही भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व गोते खाने लगा था। आरएसएस ने भाजपा के हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी देखते ही देश में सांप्रदायिक माहौल तैयार करना शुरू कर दिया। हिंदू धर्म की ज्यादातर पिछड़ी जातियों के वोटों पर निर्भर भाजपा किसी भी शर्त पर उसे खोना नहीं चाहती थी। हिंदू वोट में विभाजन देखते ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने श्री राम जन्मभूमि का राग छेड़ दिया और सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा की शुरुआत की घोषणा कर दी। ये आजाद भारत में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की सबसे पहली घटना थी। तत्कालीन हिंदुत्व के फायर ब्रांड और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की कमान संभाल ली थी। उनका मुख्य उद्देश्य बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान के हिंदुओं को एकजुट करना था, क्योंकि ये वही राज्य थे जहां मंडल आयोग की सिफारिश से लाभान्वित होने वाली जातियां सबसे ज्यादा संख्या में थी। चूंकि बीजेपी वीपी सिंह सरकार को बाहर से अपना समर्थन दे रही थी, केंद्र सरकार भी इस बात पर लाचार थी। चौधरी देवीलाल इस्तीफा दे चुके थे। आडवाणी की रथ यात्रा ने जनता दल की सरकार को खतरे में डाल दिया था। देखते ही देखते पूरे देश में राम मंदिर की बयार तेज हो गई। मंडल आयोग का मुकाबला अब रथ यात्रा से किया जाने लगा था। जब आडवाणी को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं दिख रही थी, तब लालू प्रसाद यादव आगे आए। दिल्ली में दोनों की मुलाकात हुई। लालू ने आडवाणी से रथ यात्रा रोकने की गुजारिश की थी। लालू ने तब कहा था, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, आप दंगा फैलाने वाली रथ यात्रा रोक दीजिए। दंगा हो जाएगा, कानून व्यवस्था का संकट हो जाएगा। अगर नहीं मानिएगा तो कम से कम बिहार में हम आपको घुसने नहीं देंगे। तब आडवाणी ने लालू को जवाब दिया था, ऐसा कहा जाता है कि रथ यात्रा होगी और मैं देखता हूं कौन माई का लाल, कौन माई का दूध पिया है जो रथ यात्रा को रोकेगा। इस पर लालू ने भी जोरदार जवाब दिया था कि हम माई का दूध भी पिए हैं और भैंस का दूध भी पिए हैं, बिहार में आइए तब पता चलेगा। तो ये बातें चर्चा में आती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह किसी को नहीं पता। लेकिन तब बिहार 1989 के भागलपुर दंगों से ठीक तरह से उबरा भी नहीं था कि आडवाणी की रथ यात्रा भीतरी सीमाओं में प्रवेश कर चुकी थी। लालू को पूर्वानुमान था कि आडवाणी की रथ यात्रा से सांप्रदायिक भाईचारे को खतरा हो सकता है और रथ यात्रा को बिहार से होकर अयोध्या की तरफ जाना था। लालू के लिए सबसे बड़ी यह चुनौती थी। उन्होंने तुरंत राज्य के सीनियर अफसरों की बैठक बुलाई और रथ यात्रा रोकने के लिए आडवाणी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। योजना बनी। आडवाणी की गिरफ्तारी के लिए सासाराम में हेलीकॉप्टर भेजे गए, लेकिन बात लीक हो गई। आडवाणी को इसकी सूचना मिल गई। उन्होंने अपना रूट बदल लिया। फिर उनको धनबाद में रोकने की योजना बनी।
लेकिन वहां अधिकारियों ने कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का हवाला दिया और आडवाणी को धनबाद में गिरफ्तार करने से मना कर दिया, इसलिए आडवाणी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लेकिन लालू ने एक प्लान बी भी बना रखा था। उन्होंने डीआईजी रैंक के अधिकारी रामेश्वर उरांव, जो भी झारखंड के सरकार में वित्त मंत्री हैं, उनको बुलाया और आर के सिंह, जो मोदी की सरकार में मंत्री रहे, उनको बुलाया अपने मुख्यमंत्री आवास यानी एक अणे मार्ग। गृह सचिव को बुलाकर एक विशेष आदेश तैयार कराया गया आडवाणी को गिरफ्तार करने का। इस बार योजना पूरी तरह से सीक्रेट रही, पूरी तरह से गोपनीय रही। 10 अक्टूबर सुबह होने से पहले आडवाणी को समस्तीपुर से उठा लिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार हो चुके थे। सोमनाथ से निकली उनकी रथ यात्रा रुक गई थी। इस घटना के बाद पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि हम उसे गाली दे सकते हैं, कलंकित कर सकते हैं, लेकिन दूसरा लालू पैदा नहीं कर सकते। तो लालू प्रसाद जी के जन्मदिन पर ये कुछ प्रसंग थे, कुछ घटनाएं थी जो उनके व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को दिखाती थी। वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय कमेंट करके मुझे जरूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।